नमस्कार दोस्तों। पिछले लिंक में कुछ समस्या हुई इसलिए मैंने दोबारा लाइव शुरू किया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विषय हमारा वही है कि आज जिस ढंग से केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से राहत की दूसरी किश्त का ऐलान हुआ, तो उस किश्त का मतलब क्या है, उसके मायने क्या है। 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने रात 8 बजे संबोधित करते हुए बार बार 20 लाख करोड़ पर जोर देते हुए 2 बार उन्होंने कहा था 20 लाख करोड़, वैसे ही जैसे नोटबंदी के समय रात 8 बजे 20 लाख करोड़ पर जोर देते हुए जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले बड़ी राहत का ऐलान किया था, जीडीपी की 10% की बात की थी, और उसके बाद कल निर्मला सीतारमण ने पहली किश्त और आज दूसरी किश्त। तो बड़ी उम्मीद थी कि देश के मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों और रेहड़ी वालों, पटरी वालों, खोमचे वालों, ठेले रिक्शे वालों, तमाम उन लोगों को जो पिछले 50 दिनों से त्रासदी झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, तंगी झेल रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं, धक्के खा रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं, ट्रेन की पटरियों के नीचे आकर और सड़क पर चलते हुए बसों और ट्रकों की चपेट में आकर, उन तमाम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज होगी जो लगेगा कि उनके जख्म पर मरहम की तरह है, उनकी जेब में कुछ गया, उनकी जो बदरंग जिंदगी हुई है उस जिंदगी में कुछ रौनक आई, कुछ हजार रुपए उसके किस्मत में आए। लेकिन आया क्या? जो सरकार की तरफ से ऐलान है, उस ऐलान में जैसे कहते हैं ना मुट्ठी भर चना, तो उस ऐलान में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना, यह बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी राहत है, कुछ ऐसे ही बताया गया है। इसके अलावा और भी राहत में कुछ चीजें हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो दोबारा शुरू कर रहा हूं इसलिए नए सिरे से वही सारी चीजों को बताते हुए मैं उस राहत के पहलू पर आगे बात करूंगा। उससे पहले जो वो त्रासद तस्वीरें हैं जिसका जिक्र मैं बीते 40 दिनों से लगातार करता रहा हूं, और वही प्रतीक है इस तस्वीर, इस बदरंग तस्वीर की, इस मजदूरों की त्रासदी की। और मैंने आज सुबह भी कहा है कि 50 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद, 100 साल बाद भी अगर रिसर्च होगा तो भारत की ये तस्वीरें, भारत के मजदूरों की त्रासद तस्वीरें, उनकी बदरंग जिंदगी, उनकी मुश्किल, उनकी सड़क पर घिसटती हुई तस्वीरें निकलेंगी और सामने खड़ी होंगी कि उस दौर में जब कोरोना से भारत मुकाबला कर रहा था तो मजदूर क्या दिन देख रहे थे। लेकिन उन मजदूरों के हिस्से गेहूं, चावल और चना। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चराग भी मयस्सर नहीं शहर के लिए। मतलब कहां तो तय था कि हर घर के लिए चिराग होगा और कहां एक चिराग शहर के लिए मयस्सर नहीं। बहुत चर्चित है। तो ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत बहुत उन वीडियो को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर मैंने जितनी बार बात की है, मैं बहुत भावुक हुआ हूं। और मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत भावुक इंसान है। उनके एक वीडियो को भी मैंने 2-3 बार दिखाया है, जो 2017 का वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलें और जो अमीरों को सुविधा है गरीबों को मिले। देखिएगा, वीडियो मैंने अपलोड किया है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब देने की बात आई तो आपने चावल और चना दिया है। और उसके बाद एक देश एक राशन कार्ड, वैसे ही एक देश एक विधान एक संविधान जैसी तुकबंदी वाली बातें हैं। उस राशन कार्ड की थ्योरी में भी क्या कहानी है वो भी आगे बताओ। लेकिन क्या ये काफी है? और अपने ठंडे दिमाग से सोचिएगा आप, क्या किसी मजदूर के लिए जो 50 दिन 60 दिन से बेरोजगार है और अगले महीने 2 महीने भी बेरोजगार रहेगा, 3 महीने की बेरोजगारी, उसके बाद वो बस और ट्रक में पैसे देकर कैसे जैसे तैसे जा रहा है। आज भी पैसे वसूले जा रहे हैं टिकट के, गुजरात और अलग अलग राज्यों में। और उसके बाद उस मजदूर की तंगी और बेरोजगारी के बाद उसको 2 महीने तक मुफ्त राशन, चावल, चना और गेहूं और साथ में रहने का इंतजाम। और बहुत गर्व से कहा गया कि हमने इतने लाख लोगों को 3 वक्त का खाना खिलाया। 3 वक्त का खाना खिलाया दानदाताओं की तरफ से। कहां से पैसा आया, किस पैसे से खिलाया? लेकिन वीडियो
जिस वीडियो का जिक्र मैं बार बार करता हूं क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में संवेदना है। एक वीडियो जो प्रतीक का वीडियो बन गया है, जो ये वीडियो जो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि एक महिला कैसे पंजाब से चली है और एक महिला अपने बच्चे को, जो ट्रॉली वाला सूटकेस होता है, उस सूटकेस पर लिटाकर, जो शायद चला भी होगा बीच रास्ते में, हो सकता है कभी गोद में भी हो, और उसके बाद उसको लिटाकर ऐसे सूटकेस पर ले जा रही है। आप देख रहे हैं ये बच्चा है, सूटकेस पर लेटा हुआ है और उसके बाद वो सूटकेस को, ट्रॉली को घसीटती हुई जा रही है। ये वीडियो बना है पंजाब से चलकर जब वो महिला आगरा पहुंची है और महोबा जा रही है। महोबा है यूपी में, झांसी के पास, और ये बोल भी रही है कि महोबा झांसी जा रही है। ऐसी कितनी तस्वीरें हैं जिसका जिक्र मैं करूं तो घंटों हो सकता है। लेकिन इसके बाद संवेदनशीलता क्या होती है सत्ता और सरकारों की। आगरा के डीएम ने इस वीडियो पर कहा है कि बचपन में हमारे पापा भी, मम्मी पापा या हमारे फादर ऐसे ले जाते थे मेला घुमाने। तो ये संवेदनशीलता है। दूसरा वीडियो, उसका जिक्र भी मैं पहले भी कर रहा था, दूसरा वीडियो कटिहार का। मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कोई वीडियो पहले बाढ़ और भूकंप के अलावा कभी देखा होगा। जब हेलीकॉप्टर से राहत के सामान के पैकेट बढ़ते थे तब देखा है कि 10-5 लोग टूट पड़ते थे, लेकिन ये टूट पड़े हैं मजदूर। ये मजदूर श्रमिक स्पेशल से कटिहार पहुंचे हैं और कटिहार रास्ते में उनको खाना नहीं मिला, भूखे थे, लंबा सफर था, और कटिहार जब पहुंचे हैं तो उन्हें वहां स्टेशन पर जब खाने का पैकेट दिया गया, पैकेट कम था, लोग ज्यादा थे और उस पर सब टूट पड़े। भूखे लोग, भूखे श्रमिक, कैसे लूट मची है जरा देखो। ऐसा लग रहा है जैसा न जाने कितने दिनों से खाना नहीं मिला, और वो खाने का एक पैकेट उनके लिए कितना मायने रखता है। कितने मजदूर टूट पड़े, ये देखते को लेके जा रहा, इसको लग रहा होगा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल। ये सारी तस्वीरें एक से एक ऐसी तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों के जो किरदार हैं, जो किरदार हमें बेचैन करते हैं, आपको बेचैन करते होंगे, उन किरदारों के लिए सरकार ने क्या किया। एक और तस्वीर है, ये भी वायरल तस्वीर कि कैसे एक इंदौर में किसी रिपोर्टर ने बनाया कि एक बैल है, एक बैल की शायद मौत हो गई और उसके बाद पिता पुत्र बारी बारी से बैल की जिम्मेदारी निभा रहे और इस तरह से ढोते हुए जा रहे। मजदूरों की ऐसी तस्वीरें हैं कि हैदराबाद से चले और 38 दिन में चलकर वो रांची पहुंचे, बिहार के मजदूर, बच्चों को ढोते हुए, बुजुर्गों को ढोते हुए, और इन सब के बीच जो सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक रात में कल 16 मजदूरों की मौत हुई, जिसमें बिहार के मजदूर थे जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के पास रोटियां खाते हुए जा रहे थे, और एक बस आई और बस ने कुचल दिया और उसमें 6 मजदूरों की मौत हुई। इन सब मौतों के बाद, इन सब त्रासदियों के बाद, इन सब मुश्किलों के बाद उन्हें मिला क्या है? जो मिला है वो उनकी संवेदनहीनता दिखाती है, उनकी जो नीति नियंता है, उनकी जो देश चला रहे हैं। अब वो कह सकते हैं कि सरकार के खजाने में जो है हमने दिया, और यही कहा जा रहा है। कई मुख्यमंत्रियों के बयान में देख रहा हूं, कई मंत्रियों के बयान देख रहा हूं, लगातार चैनलों पर हर मुख्यमंत्री और मंत्री आकर बता रहा है कि देश को क्या क्या दे दिया, गरीबों के लिए कितनी चिंता थी सरकारों में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान देख रहा जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने, मोदी जी ने कैसे मजदूरों के लिए खजाना खोल दिया है, लेकिन उस खजाने से क्या निकला है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कांग्रेस ने हालांकि इस मुहावरे का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह मुहावरा तो किसी की बबौती नहीं है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। योगी आदित्यनाथ बोल चुके, दर्जन भर मंत्री टुकड़े टुकड़े में हर चैनल पर अपनी अपनी बातें कर रहे, और हर मंत्री, हर बीजेपी का प्रवक्ता यही बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने कितना बड़ा काम सरकार ने किया और कितनी राहत दी है सरकार। लेकिन सरकार की राहत क्या है और हकीकत क्या है? मैं कुछ अर्थशास्त्री, कुछ ऐसे पत्रकार जो आर्थिक मामलों को समझते हैं, उन लोगों से भी बात कर रहा था। उन सबका भी यही कहना है कि नौकरशाहों ने जो बहुत सारी योजनाएं पहले से चली आ रही है, उन योजनाओं को थोड़ी रिपैकेजिंग की, उसको कर्ज में बदला और कर्ज की योजनाओं को एक्सटेंशन दिया, उसका जो दायरा बढ़ा दिया, उसमें कुछ पैसे ज्यादा डाल दिए और उसको रिपैकेजिंग करके किसान, मजदूर, रेडी वालों के लिए डाल दिया। एक रेडी खोमचो वालों के लिए कहा गया कि जो रेडी खोमचे वाले के लिए जो ठेले लगाते हैं
सड़क के किनारे, उनके लिए कि 10,000 तक, 2 से 10,000 तक उनको लोन दिया जाएगा, कर्ज 50 लाख लोगों को। इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान है। कई सवाल है कि कैसे लोन मिलेगा, किसको मिलेगा, कंपेटेबिलिटी क्या होगी, बैंक उनको लोन देगा क्या, कैसे देगा, उसके बाद वो चुकाएंगे कैसे, वसूली कैसे होगी, हजार सवाल है। और उसके बाद मजदूरों की अगर बात करें, निर्मला सीतारमन का ही बयान अगर पढ़ें, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है 11,000 करोड़ की आपदा राहत राशि हमने दी है, जो राज्य सरकारें ऐसे मामलों में खर्च करती है और जिसके तहत अनाज वितरण से लेकर और तमाम तरह की मदद होती है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य पहले से भी बांट रही है, केंद्र ने उसकी भरपाई कर दी है, चूंकि राज्य सरकारें पहले से इसके तहत राहत वितरण कर रही है, अलग अलग राज्य की सरकारें। किसी ने जोड़कर मुझे ट्विटर पर बताया कि जो मजदूरों की तादाद है और जो ये आंकड़े हैं, उस आंकड़े के हिसाब से 450 रुपए प्रत्येक के हिस्से में आते हैं, गेहूं और चना, और 2 महीने का मुफ्त अनाज, और उसके बाद एक देश एक राशन कार्ड। और आज ऐसे प्रचारित किया गया जैसे वो योजना आज लागू हुई। उस योजना की भी कहानी है, वो चल रही है, 17 राज्य उसमें शामिल हो चुके, 12 राज्य जनवरी में और 5 राज्य मई में, और 12 राज्यों में पहले से वो योजना लागू है। लेकिन उस पर सवाल है कि जो मुंबई में रहता है, वो बिहार का रहने वाला अगर मुंबई में रहता है, वो राशन कार्ड का इस्तेमाल कैसे करेगा, पटना का रहने वाला अगर अहमदाबाद में रहता है कैसे करेगा, ऐसे उस पर भी कुछ सवाल है। लेकिन असली चीज यह है कि जो उम्मीद ये की जा रही थी कि इन मजदूरों को कैश में उनकी जेब में कुछ पैसे जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी तंगी, सबसे बड़ी जरूरत अभी ये थी कि उनको आर्थिक तौर पर क्या समृद्ध करते हैं, कैसे सुदृढ़ करते हैं। जैसे पहले कहा गया, जो 1,70,000 करोड़ की योजना थी, उस योजना में ये था कि 500 रुपया महिलाओं को जो जनधन के जिनके खाते हैं उनके खाते में ट्रांसफर। तो लगा चलो 500 रुपया तो दिया, हालांकि उसको बार बार मैं कहता हूं ऊंट के मुंह में जीरे के फोरन की तरह, लेकिन 500 रुपया, और उसको इतना प्रचारित करते हैं। इस बार तो कांग्रेस 7,000, 8,000, 5,000 तमाम तरह के अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग आंकड़े दिए, इतने सरकार की तरफ से पैसे दे दो, लेकिन ऐसा तो कोई ऐलान है नहीं, ऐसी कोई मंशा भी नहीं है सरकार की। अब तीसरी किस्त कल आने वाली है, उस किस्त में ये होंगे नहीं जितने आज इनको दिया गया, वो आपके सामने है। अब जो सरकार की योजना है, जिसमें अगर आप देखें कि क्या दिया है, और जो दिया है उसको अगर हम देखें कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों का जिक्र करते हुए जब बताती हैं कि 67 करोड़ गरीब एक राशन कार्ड के दायरे में आ जाएंगे, तो ये राशन कार्ड के दायरे में 67 करोड़ गरीब आ जाएंगे। अगस्त तक देश में एक राशन कार्ड, एक देश योजना लागू हो जाएगी, 2 महीने तक फ्री राशन मिलेगा। ये सब तो कोई छोटी मोटी आपदा होती वैसी सिचुएशन के लिए है, लेकिन जो अकल्पनीय है, जैसी घटना, जैसी आपदा आज तक आई नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है। हम 19वीं सदी के शुरुआती दशकों की आपदा से उसकी तुलना करते हैं, और उससे भी बड़ी आपदा है, क्योंकि आबादी कहां से कहां चली गई। और उस आपदा की घड़ी में आप अगर इतना ही कर पा रहे हैं कि आप चावल और गेहूं तक सीमित रहते हैं, आप इतने खातों में अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हुए कुछ हजार रुपए ही उनके खाते में जाते हैं, हालांकि राज्य सरकारों ने कुछ कुछ किए हैं, यूपी की सरकार ने कुछ किया ऑटो टैक्सी वालों, रेडी खोमचो वालों के लिए, केजरीवाल सरकार ने कुछ ऐलान किया, बिहार सरकार ने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है देश की, वो 35, 40, 45 करोड़ की आबादी है, जो सबसे अधिक बेरोजगारी का शिकार है। जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने सबसे पहले कहा कि भारत में 40 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, और उसमें ज्यादा लोग यही असंगठित क्षेत्र के लोग होंगे। ये कामगार जो अलग अलग शहरों में जाकर नौकरी करते हैं, या प्रवासी मजदूर हैं, या अपने शहर में कंस्ट्रक्शन से लेकर रेडी खोमचा लगाने से लेकर तमाम तरह के रोजमर्रे की रोजगार करके 400, 300, 200 रुपए कमाते हैं। उनके लिए तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी मंशा दिखी नहीं। और अगर ये मंशा नहीं है तो सवाल तो है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के नेता है। एक वीडियो जो मैं पहले भी सुना चुका हूं, जिस वीडियो में वो कहते हैं कि मेरा सपना था कि गरीबों के दिन बदले,
और जिस देश में अभी स्टेशन पर खाने के पैकेट के लिए लूट मची हो, जिस देश में हजारों लोग पैसे देकर, चंदा करके, घर से पैसे मंगाकर, बस वाले को देकर, टैंकर में बैठकर, मिक्सर में बैठकर, ठेले पर जाकर, बांस गाड़ी से, जुगाड़ गाड़ी से जाकर अपनी गर्भवती पत्नी को ले जा रहे हैं, बुजुर्ग पिता को ले जा रहे हैं, रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें बड़ी पड़ी हैं। आप, मेरे ख्याल से आप सबके पास व्हाट्सएप पर ऐसी तस्वीरें, वीडियो आपके पास रोज पहुंच रहा होगा, रोज। लेकिन गर्व से मैंने देखा पीयूष गोयल आकर बता रहे हैं कि अगर हमें राज्य सरकारें कहे तो हम तो 250 ट्रेनें रोज चला सकते हैं, और हमने सुविधाओं की कोई कमी नहीं छोड़ी है। लोग 10 लाख लोग जा चुके और जितने जाना चाहें जाएं। और बात करते करते घूम के हर नेता, हर मंत्री बंगाल पर आता है, और बात करते करते ये कहने लगेगा कि सिर्फ बंगाल है जहां वो ट्रेनें नहीं मांग रहे हैं। नहीं तो बंगाल को, जितने प्रवासी बंगाल के हैं उन्हें तो 50-100 ट्रेनों की रिक्वेजिशन रोज देनी चाहिए। ये तनातनी की पहले भी राजनीति और तनातनी की बात हुई थी, जब अमित शाह ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी, और उसके बाद फिर आया कि अमित शाह की चिट्ठी के बाद ममता बनर्जी ने 8 ट्रेनों की मांग की। मैं बंगाल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीति करने और राजनीति खोजने की कोशिश हो रही है, ताकि मुख्य मुद्दे से बात भटके और बात कहीं और जाए। हो सकता है बंगाल में ममता बनर्जी का नजरिया जैसा सकारात्मक होना चाहिए वो नहीं हो, लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बीते 40-50 दिनों से, आप सब लोग देख रहे होंगे, सारे मंत्री और नेता कहीं ना कहीं बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, जब मजदूरों और रेल से ट्रांसफर की बात हो रही है, और बहुत चालाकी से गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। एंकर भी बंगाल पर सवाल पूछने लगता है कि कौन से राज्य हैं जो आपसे ट्रेनों की मांग नहीं कर रहे हैं, कौन से राज्य हैं जो प्रवासी को ले जाने में हिचकिचा रहे हैं, क्या सभी राज्य उतने प्रोएक्टिव हैं? ऐसे सवाल गोले की तरह दिया जाता है, और सामने बैठा मंत्री या बीजेपी का प्रवक्ता शुरू हो जाता है बंगाल से कि और अभी पीयूष गोयल ने झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ और राजस्थान 4 राज्यों का नाम लिया, बंगाल खासतौर से। 5 मिनट तक पीयूष गोयल एक बड़े चैनल पर बंगाल के बारे में बोलते रहे। अरे भाई, 40 करोड़ लोग देश में जो बेरोजगारी के कगार पर हैं या बेरोजगार हो चुके या होने वाले हैं, लाखों लोग सड़क पर घिसट रहे हैं, महिलाएं से लेकर बच्चे तक लोगों की मौतें हो रही है। आप बंगाल पर अटके हैं कि बंगाल ट्रेन नहीं मांग रही। तो भाईजान, बीते 50 दिनों में जितने वीडियो हमने देखे, जितनी तस्वीरें हमने देखी, जितनी देखी, मैं उतनी बात कर रहा हूं, उसमें से बंगाल का हमें तो नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि उसमें ज्यादा तस्वीरें बिहार और यूपी और एमपी के मजदूर, और खासतौर से बिहार और यूपी के। लेकिन बिहार का भी रिलक्टेंस था ट्रेन को लेकर, बिहार की कोई बात नहीं है। यूपी को लेकर सवाल है, जो महाराष्ट्र से इतने मजदूर आ रहे हैं यूपी बिहार के, लेकिन उसको लेकर सवाल नहीं है। आपकी सरकार यूपी में भी है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, और दोनों की सरहदों पर मजदूरों और पुलिस में तनातनी है, लोग फंसते हैं, मरते हैं। ये जो महिला जा रही है आगरा में, ये इतना लंबा सफर यूपी में भी तय किया, हालांकि पंजाब से चली, पंजाब सरकार की भी जिम्मेदारी होगी, लेकिन उसके बाद आगरा में भी तो चली यूपी में इतनी देर। और इतने मजदूर जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश से होते हुए और गुजरात से होते हुए यूपी की सरहद में दाखिल हो रहे हैं, 100, 500, 1000 किलोमीटर 3 बीजेपी राज्यों से होते हुए आ रहे हैं। इन सब का कोई जिक्र नहीं है। सूरत में खुलेआम मजदूरों से पैसे वसूले जा रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था किसी चैनल पर कि वहां कतार में लोग लगे हैं और 800, 1000 रुपए मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन लगातार वीडियो बनाकर मैंने भी दिखाया आपको कि सूरत में आज भी पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। आप बात बंगाल की कर रहे हैं, बार बार बंगाल की कर रहे हैं या गैर बीजेपी राज्यों की कर रहे हैं। ये मैं विषय से अलग इसलिए गया क्योंकि इस पूरे नरेशन में, पूरे नैरेटिव में कहीं न कहीं इस तरह से बात लाई जाती है ताकि जो मुख्य मुद्दा है वो किनारे हो जाए, मजदूरों की बात किनारे हो जाए, और फिर इसमें राजनीति आ जाए, ममता बनर्जी आ जाए, गैर बीजेपी सरकारें आ जाए, और इसी तरह के नैरेटिव में ढोल नगाड़े बजे कि सरकार ने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज कि देश की तस्वीर बदल जाएगी, सब झूम उठेंगे। लेकिन क्या ये झूम उठे? क्या जो मजदूर, जो गरीब, जो 3 महीने आगे 2 महीने बेरोजगार रहेंगे और पिछले 50 दिन 60 दिन से जो बेरोजगार हैं, क्या इनकी दशा और दिशा इससे सुधरेगी? क्या उन्हें कुछ हासिल होगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने अभी बहुत अब जैसे इसमें तर्क दलीलें कई है कि जो
45 लाख एमएसएमई यूनिट के लिए जो 3 लाख करोड़ का बजट है, एमएसएमई यूनिट को पैसे मिलेंगे। एमएसएमई यूनिट जहां 100 लोग या 60 लोग या 70 लोग काम करते हैं, वो जब यूनिट खड़ी होगी, वो अपने पैरों पर कमाई के लायक खड़ी होगी, तो मजदूर को रोजगार मिलेंगे। लेकिन अगर एमएसएमई का भट्ठा बैठ गया इस कोरोना में, बाकी आने वाले दिनों में और बैठ जाएगा, तो जब वो शुरू होगी एमएसएमई, तो मजदूरों को पैसे देगी या पहले अपने पांव पर खड़े होने की अपनी जद्दोजहद करेगी? कौन सी फिलॉसफी है? एमएसएमई को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। लघु उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, माइक्रो इंडस्ट्री, मैक्रो इंडस्ट्री सब होना चाहिए, लेकिन वो कहानी अलग है। वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कहानी अलग है जो जरूरत है। उद्योग जब तक नहीं होंगे, चाहे जिस भी स्केल के हैं, तब तक इनको काम मिलेगा कहां, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो कामगार हैं, इनको क्या मिल रहा है? रेडी खोमचे वाले का मैं आपको बता चुका कि 2000 से लेकर 10,000, और ये सारी स्कीम ऐसी है जो लोन की स्कीम है। ये लोन दे रहे हैं, 10,000 रुपए रेडी वाले को लोन देंगे और वो 2000 से लेकर 10,000 तक बैंक के चक्कर लगाएगा। उसमें कोई बिचौलिया मिलेगा, 10,000 लेने के बदले वो हो सकता है 2,000 रुपया खुद ले लेगा, उसके बाद मिलेगा, कोई ठेला लगाएगा और उसके बाद लोन चुकाएगा। लोन में थोड़ी आसानी जरूर है, सही है। बहुत सारे अर्थशास्त्री भी और विपक्ष के लोग करें, लोन मेला लगा दिया आपने, आप करें राहत है, लेकिन दरअसल हर जगह लोन है, और लोन को चुकाने में आप थोड़ा रिलैक्सेशन, आपने 2 महीने 4 महीने या कुछ आपने उसको रिलैक्स किया। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैं उस बार बार वीडियो का जिक्र इसलिए कर रहा हूं। एक वीडियो और था, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी, एक अपनी गर्भवती महिला पत्नी को लेकर एक शख्स हैदराबाद से चल पड़ा और बालाघाट मध्य प्रदेश 800 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच गया। कई जगह ऐसी खबरें हैं कि मजदूर रास्ते में चलते चलते बेदम हो गए और उनकी मौत हो गई, रास्ते में मौत हो गई। न जाने कितनी कहानियां हैं, हर कहानी विचलित करने वाली है, और सरकार की ये योजना मैं कहता हूं उससे ज्यादा विचलित करने वाली है। मैं देखूंगा कि कल जो हेडलाइंस है अखबार का, वो अखबार कैसे संयोजित होता है और कैसे उस अखबार से ये ध्वनि आती है कि मजदूरों को पैसे मिलने लगे और मजदूर बहुत, या मजदूरों के लिए बहुत दूरगामी सरकार की योजना है। कुछ और बातें करने से पहले, चूंकि एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं आप लोगों के कुछ सवाल लेता हूं और एक सेकंड। हाँ, नरेंद्र बहादुर यादव जी, योगी राज के आगरा के डीएम ट्रॉली बैग से बच्चे को ले जाने वाली घटना को कुछ कह रहे थे। हाँ, घटना को पर कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, सही कह रहे हैं आप। अमितेश तिवारी, राज्य सरकारों का कोई पैकेज मिलेगा क्या? वो तो है ना, 11,000 करोड़ का जो पैकेज है वो राज्य सरकारों के जरिए ही वितरण होगा, जो आपदा राहत राशि है, और वो राज्य सरकारें पहले से खर्च भी कर रही है। जो शेल्टर होम और खाना खिलाने का जो मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है, उसी का खर्चा। हालांकि उस पर आज संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं उसको भी केंद्र सरकार ने अपने खाते में जोड़ लिया। तो अभी ये इसकी कॉन्ट्राडिक्शन की कहानी भी आनी है। मंसूरी जी, कब तक पलायन जारी रहेगा, चिंता का विषय, सही करें मंसूरी। और आप सब लोगों से बहुत माफी भी चाहूंगा, क्योंकि शुरू में बिजली चली गई थी, इसलिए हम कनेक्ट हुए और उसके बाद तुरंत डिस्कनेक्ट भी हो गए। हाँ, एक और बात, एरोगेंस। पता नहीं, मैंने आज देखा और 2-3 बार देखा है कि जो बिहार के जेडीयू के नेता हैं अजय आलोक, बहुत एरोगेंस से बात करते हैं। इतना एरोगेंस है, जैसे लगता है कि मैं क्या बोलूं, थोड़ा आक्रोश में लगता है जैसे उनका कोई पर्सनल अकाउंट है, पिताजी का या पत्नी का या परिवार का, उस अकाउंट से किसी को पैसे दे रहे हैं। क्या अकड़ है? अकड़ के साथ टेलीविजन पर बैठते हैं और सामने वाले को फटकार कर बोलते हैं हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, हमने वो दे दिया। अरे कहां से दे दिया आपने? और दे दिया तो ऐसे बात करो जैसे आपने वाकई खैरात दिया है। बहुत गुस्सा आता है मुझे। लेकिन निमेश राय, एमएसएमई की मदद परिभाषा बदल दी वित्त मंत्री ने। एक चैनल पर रविशंकर प्रसाद बोले कि लोग खैरात नहीं लेना चाहते इसलिए कर्ज दे रहे हैं, देश आपका एहसान याद रखेगा। सही बात आप कर रहे हैं, ये थ्योरी दी गई और इस थ्योरी से कुछ एंकर्स ने भी सवाल पूछे कि खैरात देने से अच्छा है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे इसलिए कर्ज दे रहे हैं। अरे जो मजदूर घिसटते हुए जा रहे हैं, जो मजदूर कटिहार स्टेशन पर एक खाने के बैग पर
खाने के पैकेट पर टूट पड़ रहे हैं 20 मजदूर, गुत्तम गुत्ती हो रहे हैं। उनको खैरात और कर्ज का फर्क पता है। तो इसलिए ये मत कहिए, जो खाने के पैकेट पर टूटते मजदूर हैं, उनको अगर 2000 5000 रुपए देंगे तो उनके लिए उनका जीवन आसान होगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब कहने की बातें हैं, शब्दों की बाजीगरी है। दीजिए तो, करिए तो बेनिफिट ट्रांसफर। हुआ तो नहीं। ट्रांसफर कर रहे हैं आप चना, चावल और गेहूं, 2 महीने के लिए फ्री, बहुत गर्व से खाओ। नरेंद्र बहादुर, आपका सवाल ले लिया। अंकित यादव जी, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, शुक्रिया अंकित। प्रदीप सिंह, अजय आलोक जेडीयू का नेता नहीं है सर, बीजेपी का नेता होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वो जिस तरह से बात करते हैं उससे लगता वही है। केसी त्यागी बहुत संजीदगी से बात कर रहे थे, लेकिन जब भी उनको देखता हूं अजय आलोक को, क्या आक्रामकता है, क्या आक्रामकता है कि लगता है कि पता नहीं क्या घमंड है, किस बात का गुरूर और गुमान है। पंकज जी बोल रहे, किसान और आम हिंदुस्तानी कर्ज से सदैव बचता है, पाई पाई को चुकाता है। फारूक, मोदी जी आपके वित्त मंत्री ने किसान मजदूर को जो दिया अडवाणी अंबानी को दे देते। सवाल कुछ अगर आप पूछते या कुछ आप जानकारी देते। रवि सिंह राहत, पैकेज कम लोन मिला ज्यादा, यही मैंने कहा रवि जी, और यही सारे लोग कह रहे हैं जो अर्थशास्त्री भी हैं और विपक्ष के कुछ नेता भी यही बात कर रहे हैं बार बार। क्या आपने लोन मेला लगा दिया है? इतने इतनी मुसीबत झेलकर जो मजदूर जा रहे हैं, हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि मजदूर वापस कैसे आएंगे। और वैसी स्थिति में जब मजदूरों को सीधी मदद अभी मिलनी चाहिए, वो सीधी मदद भी नहीं मिली, तो अब उसके बाद उनकी मुश्किल, वो गांव में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और उसके बाद वापस कैसे लौटेंगे, ये एक सवाल होगा। और जब वापस नहीं लौटेंगे तो फिर उसके बाद जो जो कहा गया कि राज्य सरकारें उनके, एक तरह से इसमें आज के ऐलान में ये भी है कि टोपी ट्रांसफर राज्य सरकारों पर कर दिया गया है कि राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के खाने का इंतजाम करें, उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशे, और बाकी सारी चीजें राज्य सरकार करे। लेकिन अब सवाल उठता है, राज्य सरकारें इतने मजदूरों को अगर अकोमोडेट करने की ही स्थिति में होती, तो ये मजदूर, जो लाखों करोड़ों मजदूर जो अपने राज्य, अपने प्रदेश, अपने शहर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, वो नहीं गए होते। एक मैं दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सिर्फ महाराष्ट्र से ही लगभग 23 लाख मजदूरों का पलायन हुआ है, सिर्फ एक सूबे से। और उसमें ज्यादातर मजदूर राजस्थान, बिहार और यूपी के रहे होंगे। और वो लिस्ट अभी धीरे धीरे आ रही है, हालांकि उस लिस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल है कि कितने लाख कहां गए। सरकार कह रही है 10 लाख लोगों को हमने हमने ट्रांसफर किया है या हमने पहुंचाया, लेकिन लाखों मजदूर अपने तय चल रहे हैं, लगातार 50 दिन से चले जा रहे हैं। वाहनों का काफिला जा रहा है, पैदल जा रहे हैं, साइकिल, रिक्शे, हर तरह से जा रहे हैं। उन मजदूरों की अभी कोई गिनती नहीं है। वो जब वहां जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, ये अभी देखने की बात है, क्योंकि सरकार ने तो कुछ दिया नहीं। हाँ, उन्हें राशन कार्ड से चावल चना मिल जाए तो अलग बात है, पर चावल चना ही उनकी जरूरत है क्या? चावल चना से काम चलेगा क्या? जो कैश का नुकसान हुआ 2 महीने में और अगले 2 महीने में होने वाला है, और जो पैसे खर्च करके जैसे तैसे राह खर्च भी किया होगा उन्होंने, बहुत जगह टैंकर में बंद होकर जो जा रहे हैं, बसों ट्रकों में जो जा रहे हैं, ट्रक में 40-40 100-100 80-80 मजदूर जो जा रहे हैं। जैसे गुना में भी जो हादसा हुआ कल रात, वो एक टैंकर में 80 मजदूर जा रहे थे, जिसमें से 8 मजदूरों की मौत हो गई, 50 या 56 घायल हैं, बिहार के मजदूर थे। तो ये जो मजदूरों की के साथ जो त्रासदी, ऐसी घटनाएं हो रही है, उसमें वो खर्च करके जा रहे हैं। तो पहले से उनका एक तो बेरोजगारी, आगे की बेरोजगारी, और उसके बाद ये खर्च, और बदले में चावल चना, और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चावल चना और गेहूं। किसान निधि में वाकई में पैसे किसानों को मिले, हाँ किसान निधि में मिले, सही बात है। लेकिन किसान निधि को अगर इससे जोड़ेंगे, तो किसान निधि का ऐलान तो चुनाव के पहले हो गया था, और हर क्वार्टर में उनको 2000 मिलना है। अगर 2000 ट्रांसफर हुआ तो होना चाहिए। हालांकि उसमें शिकायतें हो सकती है, लेकिन उस पर मैं उसको किसी तरह से संदेह के दायरे में अभी नहीं मानता हूं। लेकिन उसको मैं ये भी नहीं मानूंगा कि वो इसका बेनिफिट है।
क्योंकि वो पहले की योजना है, चली आ रही है। और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहले से चली आ रही है, उन्हीं योजनाओं को एक्सटेंड किया है, उसकी थोड़ी रिपैकेजिंग की है। अगर सही मायने में देखें तो पहली बार जो 1,70,000 करोड़ का अनाउंसमेंट था, उसमें कुछ चीज थी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीज थी, जिसमें जनधन में 500 रुपए देने से लेकर कुछ और चीजें थी। लेकिन अभी की जो योजना है उसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं जो उनको तुरंत फायदा पहुंचाए। अभिषेक चतुर्वेदी, ढोलेरा के बारे में, अच्छा ये मोदी जी का बयान पे आप बोल रहे हैं, एक वीडियो शायद वायरल हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। संतोष यादव, जिसकी नौकरी जा रही है सरकार उसके रिएक्शन नहीं, सही कर रहे हैं। प्रीतम कुमार, 20 लाख करोड़ के पैकेज में बेरोजगारों को क्या मिला, यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो जानना चाह रहे हो कि बेरोजगारों को क्या मिला। जमाल अहमद, 15 लाख रुपए खर्च हो गए, 20 लाख की घोषणा हुई, सही कह रहे हैं। तो कुछ और सवाल लेते हैं। निमेश राय, मजदूरों के पलायन के बाद फैक्ट्री खाली है, भविष्य में बढ़ेगी, सही करें, वो तो बढ़ेगी। कॉर्पोरेट, आपको नहीं लगता डायरेक्ट मनी ट्रांसफर से ज्यादा फायदा होता? अगर यही तो मैंने कहा प्रियंका कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, इसीलिए तो कहते हैं आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो बोलते हैं, जाहिर है जब उनको कैश ट्रांसफर होगा, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं उनको कैश की अभी जरूरत है, तो उनके अगर कैश ट्रांसफर किए जाते कुछ 5 लाख, 5,000, 7,000, 8,000, अलग अलग लोग अपना सुझाव दे रहे। अब ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार के खजाने में कितना दम है, कितना सरकार दे सकती है, क्योंकि बार बार ये बात भी की जा रही है कि जो दुनिया भर के आकलन है, उस आकलन के हिसाब से भारत की जीडीपी 0/सन्नाटा की तरफ जा सकती है। तो जो खजाने में जो गुंजाइश होगी वही किया जा सकता है, लेकिन तमाम अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं उनके मुताबिक जो किया गया है इससे बहुत ज्यादा की गुंजाइश थी। जो मजदूरों के संदर्भ में मैं बार बार बात कर रहा हूं, हाँ, फिक्की, सीआईआई, इन लोगों ने स्वागत किया है, कॉर्पोरेट जगत ने। वो बार बार कह रहे हैं कि जो जितना हमने सोचा उससे ज्यादा मिला, हमने 15 लाख करोड़ सोचा था, 16 लाख करोड़ सोचा था, हमें ज्यादा मिला। लेकिन मजदूरों की बात कहीं नहीं है, और मैं बार बार सिर्फ मजदूरों, कामगारों और गरीबों की बात कर रहा हूं, जिनके वीडियो, जिनकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। और थोड़ा चूंकि शुरू में एक बार डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए मेरा सुरताल भी बिगड़ गया, दोबारा शुरू करना पड़ा। फिर बात करेंगे इस पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातचीत को यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और होता है कि एक बार मैंने शुरू किया और उसके बाद 5 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हुआ, 5 मिनट के बाद फिर आया, तो एक दिमागी तौर पर भी जो एक फोकस था वो थोड़ा डाइवर्ट हुआ। और आप लोग, मैं आखिर में खत्म करने से पहले, आप लोगों ने जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। और आपको सुझाव अगर देना चाहें, जो जो मैं बताता हूं, जो बोलता हूं, उसमें अगर आप चाहते हैं कुछ सुझाव दिए जाए तो मैं आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। हाँ, एक लिख रहे हैं, कमरे में बैठकर 130 करोड़ नागरिक के हिसाब मांगना और सरकार को बुरा बोलना आसान है। मैं कहां बुरा बोल रहा हूं, मैं तो सरकार से अपेक्षा बता रहा हूं सर। बिल्कुल आसान, और ये आसान नहीं है। और ये भी है कि वहां जहां बैठे हैं ताली बजाना भी बहुत आसान है, और जो ताली बजाने वाले लोग हैं वो हर हाल में ताली बजाएंगे। मैं तो कह चुका हूं कि अगर 10,000 मजदूर, अभी तो 150 मरे हैं, 10,000 मजदूर भी सड़कों पर मर जाएंगे तो ताली बजाने वाले ताली बजाएंगे। क्या ठीक है, राष्ट्र के नाम, देश के नाम, अगर ये शहीद हो गए, मर गए, तो गलत क्या है? तो उस सोच का तो कुछ कर नहीं सकते सर। चलिए खत्म करते हैं।